नाज़रीन, बजट की आमद आमद है और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं और हुकूमत की ये कोशिश है बहुत जोरों शोर से कि किसी भी तरह से जो माशी आशारिये हैं या जो माशी चैलेंजेस हैं उनको आवाम तक बेहतर अंदाज से पेश किया जाए। और यही वो चीज़ें हैं जिसमें गुज़िश्ता रोज नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ है 3.94% पर बयान की गई है, दिखाई गई है। वर्ल्ड बैंक IMF की जो प्रोजेक्टेड रेट था वो 1 से ज्यादा नहीं था, कुछ उसके अंदर थे, यानी इतनी इतनी प्रोजेक्टेड नहीं थी इस चीज के अंदर। यकीनी तौर के ऊपर गवर्नमेंट के लिए भी हैरान कुन एक फिगर्स है, लेकिन इन फिगर्स को लेकर ना सिर्फ वजीर आजम इमरान खान, उनके वजीर, उनके मुशीर, ये तमाम जितने भी हुकूमती वज़रा और मुशीरान हैं वो उसके ऊपर अपनी कामयाबी के जो गुण हैं वो गा भी रहे। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का काम है तनकीद करना। शहबाज शरीफ के ट्वीट्स आप ले लें, PMLN की तरफ से बिलावल भुट्टो के आप ट्वीट्स ले लें, तो ये तमाम तर कहा गया है कि जो माशी अशारियाँ हैं, तरक्की के झूठे दावे जो हैं वो आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, ये हुकूमत। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब वो छोड़ के गए थे तो उस वक्त ये शराय तरक्की थी वो 5.8% थी। इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे, अपने मेहमानों से बात करेंगे आज, इस चीज के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले जो वजीर मुमलिकत बरा इत्तलात है फरूक हबीब, उनका इस हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो पाकिस्तान की GDP है उसको 3.9% बताया, जिसको इस साल IMF, वर्ल्ड बैंक, इवन स्टेट बैंक जो है वो डिफरेंटली प्रोजेक्ट कर रहा था। इतनी पैदावार पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई, तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट गए इसके अंदर। हमारी मैशत के हुजम के अंदर 33 बिलियन डॉलर जो है वो इजाफा हुआ। ये मैं मोहम्मद जुबैर को, शहबाज शरीफ को जो बड़ी ट्वीटें कर रहे हैं, ये बिलावल को, उनको चैलेंज कर रहा हूं। हमें मिली थी 1496 डॉलर के ऊपर पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तानियों की है, राउंड अबाउट 1,90,000 के ऊपर उस वक्त। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1608 डॉलर पर कैपिटा इनकम पहुंच चुकी है। फारूक हबीब साहब कहते हैं रिकॉर्ड तरक्की हुई और इतनी पैदावार कभी भी नहीं हुई है, पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो गया। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साहब सेनेटर निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामंद तंगी साहब। और अब्बास साहब आप भी हैं माशाल्लाह, सेनेटर बैरामंद तंगी साहब भी जो है सेनेटर है, निहाल साहब भी सेनेटर रह चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे तो रिकॉर्ड पैदावार और तरक्की हो रही है और पर कैपिटा इनकम के हवाले से जो बात की जा रही है कि इसमें इजाफा हुआ है, तो क्या अपनी आमदनी के अंदर आप अपना बजट वैसे मुमकिन है आपके लिए इन हालात के अंदर कि आप उसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए फरीद साहब, मुख्तलिफ किस्म गवर्नमेंट जब भी कर रहे होते हैं चीजें, तो उसमें चीजों का जो एक स्केलिंग होती है ना, अप स्केल करना, वो बड़ा डिफरेंट होता है। शुरू में पहला जो साल था वो डिफिकल्ट था, दूसरा उससे थोड़ा सा आसान हुआ, और तीसरे साल जब ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी कल मीटिंग हो रही थी तो मैं भी मैंने मीटिंग अटेंड करनी थी जस्ट टू सी के फिगर्स क्या है। लेकिन जब वो फिगर्स हम होप कर रहे थे 1.9% में, मैं खुद थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि 1.9% ग्रोथ के साथ इकोनॉमी बड़ी मुश्किल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 जो सेक्टर्स हैं जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, खास तौर पर पिछले 6 माह में, नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और नंबर 3 कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री। इन तीनों सेक्टर्स ने जिस तरीके से पिछले 6 माह में परफॉर्म किया है वो हमारी तमाम तवक्कुआत से भी ज्यादा हो गया। अब जैसे फरूक हबीब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि हमारा स्टेट बैंक की जो प्रेडिक्शन थी वो 1.9% पे जा रही थी कि शायद इससे ऊपर जाना मुश्किल हो। अगर आपको हफीज शेख साहब की जाने से पहले गुफ्तगू याद हो कि हम बड़ी मुश्किल से 3% पे पहुंचेंगे जून में, अगर गवर्नमेंट अपने उन टारगेट पे पहुंच सकी। लेकिन जैसे आपने अच्छा ओन साहब एक चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो प्रोजेक्टाइल था वो 1.3% से लेके 1.5% था। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक, IMF, स्टेट बैंक, आप बजाते खुद हुकूमत, कि ये आपकी हुकूमत के लिए भी सरप्राइज था जब ये 3.9 की जो फिगर आई है? हुकूमत भी सरप्राइज हुई कि हमें तवक्को नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी फिगर आ गई। मैं बताऊं सर, उसकी वजह बताऊं। मैंने जो कहा, जो 3 मेन सेक्टर्स हैं ना जिन्होंने आउट परफॉर्म किया, उसमें एग्रीकल्चर नंबर 1 पे था। अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने
आज से को 15 दिन पहले जब एग्रीकल्चर की फिगर्स कोट की थी, तो मैं अगर एक एक फिगर आपको बताना शुरू कर दूं कि टोटल इस पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में 1100 अरब रुपए की आमदनी का इजाफा फार्मर्स को हुआ, जिसमें मेजॉरिटी शुगर केन का पेश अपना जो हमारा एग्रीकल्चरिस्ट था उसको पैसे गए, फिर वीट का फार्मर था, फिर राइस की। अगर इन तीनों जो मेन हमारी कैश क्रॉप्स हैं, शुगर केन की ले लें, उसके बाद गंदम, फिर चावल, फिर मकई और फिर मेज, इन चारों पांचों कैश क्रॉप्स का अगर फिगर्स देखा जाए तो गंदम की फसल में जो तकरीबन 9% इजाफा हुआ, चावल 34% इजाफा हुआ, उसके बाद शुगर केन जो है वो भी तकरीबन 32% पे। अब जब इतनी ज्यादा इनकम जनरेशन जिम्मेदारों में और खास तौर पे उस सेक्टर में जिसमें आपका 65% लोग रहते हो, जिसके साथ 65% का रोजगार अटैच हो, उसका ऑटोमेटिकली इंपैक्ट आना था। दूसरा इशू आया सर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये मान नहीं रहे आपकी इस तरक्की के हवाले से पीएमएलएन भी और पीपीपी भी दोनों कहते हैं तरक्की के दावे झूठे, फजिंग की गई है, फिगर्स को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। निहाल साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं निहाल साहब से बात करूंगा, लेकिन इस बात का जवाब दे दे, मैं निहाल साहब की तरफ आता हूं। फिर मैं सिर्फ आखिरी चीज बता दूं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो फिगर्स हैं, अगर आप एग्रीकल्चर को साइड पर रहे, मैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता हूं, ट्रैक्टर्स की पैदावार में 58% इजाफा, ये इसको झूठ नहीं, इसको फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन में, सीमेंट इंडस्ट्री, ये अपनी जगह पे इनका इजाफा हुआ। सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जब स्टार्ट किया, उसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इजाफा आया, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 55 इंडस्ट्रीज हैं जो कि अटैच होती है। जो राइट, चले मैं जरा निहाल साहब से ले लेता हूं ये फिगर जो आप बता रहे हैं सारी चीजें, मैं निहाल साहब से इसके ऊपर बात कर लेता हूं। निहाल साहब, ये जो बातें हैं, रिकॉर्ड पैदावार हुई है, तरक्की हो रही है, रुपया जितना मजबूत हुआ है वो भी रिकॉर्ड है, जितनी आपकी जो है वो तरसीलात आई हैं वो भी रिकॉर्ड है, तमाम चीजें रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी शहबाज साहब कहते हैं जनाब जो तरक्की हमने की वो तरक्की इन्होंने नहीं की। आप लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है, तरक्की तो हो रही है, रिकॉर्ड पैदावार और तरक्की हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब, तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है बेरोजगारी में, तरक्की हो रही है महंगाई में, तरक्की हो रही है गुर्बत में, तरक्की हो रही है अफलास में, तरक्की हो रही है कर्ज में, तरक्की हो रही है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की जबोहाली में। तो अगर मैं, जब आप बात कर रहे थे फरूक हबीब साहब के हवाले से, तो वो तो उनका काम इस तरह के स्टेटमेंट देना। वर्ल्ड बैंक, IMF और जितने भी इदारे हैं उनके फिगर एक तरफ, इवन इनके नहीं, 3.94 की नेशनल अकाउंट्स कमेटी की फिगर्स है। आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, क्या आप उसको डिनाई करते हैं? क्या आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हो रहा है क्या आप उसको डिनाई करते हैं? क्या ये डिनाइल्स हैं? आप क्यों नहीं मान रहे इन फिगर्स को? अच्छा, आप जरा, मैं इसलिए मान रहा हूँ, अब मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है इसमें। हाँ, मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं कि अगर राइस के प्रोडक्शन में 9% इजाफा हुआ है तो महंगा क्यों हुआ? अगर वीट के, गंदम के पैदावार में 34% इजाफा हुआ है तो नवाज शरीफ के दौर में 30 रुपए था, आज 75 रुपए क्यों हुआ? अगर शुगर में इजाफा हुआ है पैदावार में तो नवाज शरीफ के दौर में 55 था, इसाक डार के दौर में 55 था, आज 110 में भी नायाब क्यों है? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। और नहीं, ये आज आप जो बात कर रहे हैं ना, यही इल्जाम जब इसहाक डार वजीर खजाना थे तब भी लगता था कि वो भी फिगर्स को फजिंग कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, आर्टिफिशियली प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आवाम के सामने एक अच्छी शक्ल दिखाई जा सके इकॉनमी की। काश इसहाक डार साहब की तरह ये भी चीज को बिछोड़ कर लेते, उसको रोक लेते ताकि आवाम को बढ़ा चढ़ा के पेश कर सकते। ये सलाहियत भी इनके पास नहीं है। देखिए, इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। इस मुल्क में जो बिजली का नर्ख नवाज शरीफ साहब के दौर में था, आज उससे डबल है। तो अगर प्रोडक्शन आप कर रहे हैं और डबल बिजली से, तो आप कहाँ खड़े पे हैं? आप सिर्फ देखें, आप रोडों पे चले जाएं अभी इसी प्रोग्राम को लेके। हो सकता है और अब्बास साहब अपने जो उनको बताया हुआ फिगर है जो उनकी गवर्नमेंट ने दिया उस लिहाज से ठीक बोल रहे हो, मगर हकीकत कुछ और है। अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, आम लोगों में खुशहाली होती है, रोजगार के मौके ज्यादा होते हैं। एग्रीकल्चर मुल्क में चीजें जो पैदा कर रहे होते हैं, अगर वो डबल हो गया है तो फिर कीमतें आधी हो जानी चाहिए। आपकी बात को मैं, आपकी आधी नहीं हुई, ठीक
आपने कहा कि कीमतें आगे आधी नहीं हो रही हैं तो तरक्की फिर नहीं है। बहरमन तंगी साहब, आपको भी क्या तरक्की नजर नहीं आती है? आप भी यही मानते हैं कि तमाम फिगर जो है वो झूठ पर मबनी है? कुछ तो अच्छा हो रहा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। थैंक यू सो मच फरीद भाई। देखिए, जो मेरे सेनेटर साहब बैठे हैं पीटीआई के, इनकी एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पार्टी की फिगर्स को जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश करें, और ये उनका हक भी है। लेकिन सुनने वाले और देखने वाले समझते हैं जब ये प्रोग्राम देखते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो डेली वेजेस हो, चाहे वो दिहाड़ी वाले हो, तो जब ये इनके फिगर इनके मुंह से देखते हैं तो वो लानत भी बेचते हैं, बददुआई भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं बहरमन तंगी छोड़ दे, ये तो मुखालिफ पार्टी का है, या निहाल हाशमी छोड़ दे, ये भी पार्टी मुखालिफ पार्टी का है। लेकिन वो लोग जो सुनते हैं वो बददुआई देते हैं कि आपके मुंह में हक, जो आप कहते हैं कि हमने ये तरक्की की, हमने ये तरक्की की, हमने इस सेक्टर में तरक्की की, तो फरीद भाई इस तरक्की वो है जब उसकी असरात अवाम तक पहुंचे। तो सेनेटर साहब, मैं आपकी इसी बात को, आपने चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ये देख रहे हैं कि पहले साल और दूसरे साल खान साहब की हुकूमत थी, पहले साल माशी मुश्किलात थी, दूसरा साल था, अब तो तीसरा साल है। बकौल सेनेटर ओनाबाज साहब के, वो कहते हैं कि जो फिगर्स अभी आ रही हैं, पर कैपिटा इनकम के अंदर आपका इजाफा हुआ है, और वो जो इजाफा है 14.6% का इजाफा हुआ। अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में बात करें, हम जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 296 बिलियन डॉलर से बढ़ के ये 263 से बढ़ के 296 पे आ गई, यानी 33 बिलियन डॉलर, यानी 12.54% का इजाफा हुआ। तो ये तो अभी की फिक्र है, आप नहीं समझते इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, आवाम तक तो आएगा? फरीद भाई फॉर गॉड सेक, आप जाके आप इस वक्त मेरे खैबर पुख्तनख्वा में, इस वक्त मैं तंगी में बैठा हूं, मेरे यहाँ पर 20 केजी आटा जो है उसका तेला बिकता है 1300 रुपए पर। ये क्या फिगर मुझे दे रहे? यहाँ पर इस वक्त गरीब लोग अपने बच्चों को सूखी रोटी नहीं खिला सकते हैं। गंदम की रेट कहाँ पहुंच गया है? इस वक्त हम इंपोर्ट करें गंदम को, जो कि मेरी पार्टी ने, मेरी हुकूमत ने, मेरी लीडरशिप ने एक इंपोर्ट को एक्सपोर्ट में चेंज किया था और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट मुल्क बनाया था। लेकिन जब आपकी किसी सेक्टर में तरक्की करते हैं, जब आपकी इन्फ्लेशन, जब आपका जीडीपी ग्रोथ ऊपर जा रहा है, तो आपकी इन्फ्लेशन कम होगी। आपकी इन्फ्लेशन 4% से 33% पे पहुंच गया है। इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन कम से कम 90+ लोग अपने रोजमर्रा अशिया की चीजों को खरीद नहीं सकते हैं। सेनेटर साहब, आप अपना बजट मेंटेन कर पा रहे हो? वैसे मैं आप सवाल आपसे करूं, आपका बजट कितना मुतासर हुआ आपका बजट? लेकिन मेरी बात सुनिए, खुदा के कसम, सेनेटर ऑफ पाकिस्तान, हम मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। हम जैसे लोग, जो हम जमींदार लोग हैं, हमारे खेतों से गंदम वगैरह आता है, लेकिन अगर हम इस चीज को देखते हैं, पहले हम 2-3 मीटिंग्स की 2-3 सैलरी के इकट्ठा लेते हैं। अभी जब हम सैलरी या मीटिंग करते हैं तो 2 दिन के बाद वो चेक पे साइन लेते हैं, तो इसलिए हमारे जेब में पैसे नहीं होते हैं। आप मुझे बताएं किसका गुजारा? जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मेरे 2 लाख में गुजारा नहीं होता है, जिसके न बच्चा है न बच्ची है, एक पीरनी है, पीरनी घर पे बैठी है, तो वो उनका गुजारा नहीं हो रहा। एक सेनेटर आप, बहैसियत सेनेटर आपका गुजारा नहीं हो रहा, तो जो आम आदमी है, मेरा तो सवाल फिर ये है कि उसका गुजारा कैसे हो रहा होगा? और सेनेटर ओनाबाज साहब, जिस तरह से बहरमन तंगी साहब कह रहे हैं कि अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, सेनेटर ओनाबाज साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का गुजारा मुश्किल है। सेनेटर बहरमन तंगी साहब कह रहे हैं कि वो वैसे सेनेटर होने के उनका भी गुजारा बहुत मुश्किल है। आम आदमी का फिर गुजारा कैसे होगा? वो कैसे अपने आप को जो है वो मेंटेन करेगा? और जीडीपी अगर ग्रोथ हो रही है तो महंगाई को तो कम होना चाहिए था। सेनेटर साहब, आपका वैसे बजट कितना मुतासर हुआ है? मेरा सवाल है वैसे आपसे। मैं इससे पहले कि उनका जवाब दूं, मैं तो पहले तो इनके जो गैर पार्लियामानी जो अल्फाज इस्तेमाल है इस पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट करूंगा, और लेकिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो अल्फाज और गुफ्तगू होती है ना सर, ये तरबियत का असर होता है। तो आई एम श्योर कि सेनेटर साहब की तरबियत जो है पता नहीं किस जगह हुई है कि वो लोगों से बात करते हैं लानत और मुंह पे खाक
और लोगों की माँ और बहनों के जब नाम लेते हैं उनको याद रखना चाहिए, इज्जत सबकी साझी होती है। सो नेक्स्ट टाइम मेरे प्राइम मिनिस्टर ये उनके घर में किसी का नाम लेते पहले तमीज से बात करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अब मैं आगे की बात करने आऊंगा सर। सेनेटर साहब को शायद ये पता हो या ना हो कि पाकिस्तान की तारीख पे पहले मैं इकोनॉमिक फिगर्स देता हूं, फिर मैं एक जिम्मेदार होने के नाते आपको उसका जवाब भी दूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा $2.5 अरब की रेमिटेंस हमने जो है वो पाकिस्तान में पहली दफा देखी है। पाकिस्तान की तारीख में एक्सपोर्ट $26 अरब इस साल में पूरे वो पहली दफा पाकिस्तान देखने में आ रहा है। इकोनॉमिक्स की टर्म में सर देखा जाए, जो ग्रोथ की टर्म 4% देखिए सर, अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त 2.3% पे जा रही है और उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोविड में दुनिया में सबसे जो लोएस्ट है अमेरिका का जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट कंट्री होने के नाते हम जिस जगह परफॉर्म कर रहे हैं हमें फख्र है। और लेकिन इसमें सर हमारे फख्र से ज्यादा अल्लाह का खास करम है इस कौम के ऊपर, जहां पे लोग यहाँ पे लोगों से दुआएं करते हैं और अल्लाह ने इस मुसलमान लेकिन कौम पे सेनेटर साहब आपकी बातें अपनी जगह पे, मेरा एक बुनियादी सवाल है। फरीद भाई महंगाई की तरफ आ जाए। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं, मेरे पास ये देखिए सेनेटर साहब एक मिनट, मेरे पास ये सारी फिगर्स मौजूद हैं, ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं ना, जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट है, करंट अकाउंट सरप्लस है, एक्सपोर्ट्स है, रिजर्व्स है, रोशन डिजिटल अकाउंट है, यूरो बॉन्ड्स है, लार्ज स्केल सर्विस सेक्टर है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी पे क्यों नहीं आ रहा? ये पूछ ले। मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूं सर। इस वक्त मेरी जो जमीन के जो मुस्ताजरी जिसको रेंट कहते हैं ना पर एकड़ सर, वो तकरीबन 65,000 रुपए एकड़ था, जो आज 90,000 रुपए इस साल ऑफर हो गया है। इस पहली दफा किसी ने इतना रेंटल वैल्यू दिया है। मेरी इनकम एज ए जिम्मेदार बढ़ गई। अब मैं आटे की तरफ आ जाता हूं। आटे का रेट 1400 रुपए मन से बढ़ा के जब 1800 रुपए मन पे आएगा और सिंध में 2000 रुपए मन तक जाएगा, तो लामहला आटा जो है वो 2200 रुपए मन यानी कि 1100 रुपए थैला पंजाब में नहीं बिक सकता। सिंध में इस वक्त 1250 का रेट है और केपी में क्योंकि ट्रेवलिंग कॉस्ट आती है वो 1300 चला गया। ठीक है। अब अगर घी की बात की जाए, पिछले साल आरबीडी पाम ऑयल जिससे कि घी बनता है, उसकी जो रेट था पिछले साल अप्रैल का मैं कोट कर रहा हूं, $540 पर मैट्रिक टन मलेशिया में था। आज $1087 पर मैट्रिक टन पे आरबीडी पाम ऑयल इंपोर्ट हो रहा है। अब लामहौला जब इतने महंगे आरबीडीसी का घी बनेगा उसका रेट इंपैक्ट आएगा। शुगर केन जिससे कि आपकी जो चीनी बनती है, 180 रुपए का रेट सरकारी रेट था पिछले साल, आज 140 रुपए जिम्मेदार को मिलता था, आज 300 रुपए का रेट है। जब 300 रुपए पे शुगर केन बनेगी और गवर्नमेंट 85 रुपए किलो बड़ी मुश्किल से बेचने जाएगी और सारा शुगर माफिया आपके खिलाफ होगा, यकीन जानिए 90 रुपए बेचना उन्होंने इनका हम नहीं बेच सकेंगे। ये वो चीजें जो आपको जहन में रखनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ आप ये नहीं देखना है कि जिम्मेदार जितना पैसा उसमें से विड्रॉ कर रहा है अपनी कमाई में से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज का जिम्मेदार झोलियां उठा के इमरान खान को दुआएं कर रहा है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जमींदार के साथ एक आम आदमी भी है, तनख्वाहदार तबका भी है, जिसकी जो है वो परचेजिंग पावर जो है वो बहुत महदूद होकर रह गई है। सेनेटर साहब, जब सर आपका सर्विसेज सेक्टर जो इस साल जो परफॉर्म कर रहा है कोरोना के बावजूद 3.5% आपके सर्विसेज सेक्टर में आया। आप देखिए आपका बैंकिंग सेक्टर बैठ गया था, लेकिन इस दफा पाकिस्तान के जो ओवरऑल रिजर्व्स है, नेशनल जो रिजर्व्स है हमारे, वो उस साल तकरीबन 7% बढ़े, बावजूद इससे कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। परफॉर्म कर, क्योंकि मेरे दोस्तों के जहन में सिर्फ आटा, चीनी और घी का टेप रिकॉर्डर चलता है और वो शाम को बैठ के ऐसी गुफ्तगू करते हैं गैर पार्लिमानी, जिससे लोगों की निहाल साहब से मैं पूछ, निहाल साहब और अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि देखिए बात तो दुरुस्त है कि आटा, चीनी और घी का अगर टेप रिकॉर्डर बजाएंगे और बाकी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो तनकीद बराए तनकीद ही होगी। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं, कोई चीज तो अच्छी हो रही होगी, आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए हैं, आपके जो डॉलर के अगेंस्ट जो रुपये की जो वैल्यू है, रुपये जो है उसने बड़ी रिकॉर्ड तरीके से अपने आप की वैल्यू को जो है वो अटेन किया है, अप्रिशिएट हुआ है, इसको क्यों नहीं मानते आप? हम तो मानते हैं हर उस चीज को जो इन्होंने दिखाया था, तब्दीली पाकिस्तान का नारा, और जो अल्फाज और जो जबान और जो इंटॉलरेंस पीटीआई ने पाकिस्तान के माशरे में 73 सालों में इस तरह के लैंग्वेज, इस तरह के जबान, इस तरह की इंटॉलरेंस कहीं भी नहीं है। निहाल भाई 90 की सियासत हमें याद है जी, नजर आ रहा है हमें हर वो चीज जो इस हुकूमत ने किया है। आप खारजा पॉलिसी ले लिया, दाखिला, आज स्टैंड कश्मीर का हमारा कहाँ पे खड़ा है। आज सिर्फ सबसे पहले तो ये बता देना कि कश्मीर के जो आप बने हुए थे कि आप एम्बेसडर हैं,
आधा घंटे की जो आप खड़े होते थे एक फोटो सेशन करने के बाद, फिर आप कहाँ खड़े हो? निहाल भाई, आप कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, कश्मीर और पैलेस्टाइन के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब की वाह वाह हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, हर कोई उसकी जो है वो जो चारे शानों एंकर को चित उन्होंने किया, जिस तरीके से जवाब दिया, आप उसको भी नहीं मानते? और जनाब, हम तो इनकी जबानी जमा खर्च किसी चीज को नहीं मानते हैं। देखिए, हम तो जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब गए थे कश्मीर के एम्बेसडर से मिलने के लिए, शहबाज शरीफ गए थे यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन, आप यहाँ देखें नॉन सीरियसनेस। ये कौमी असेंबली में जब फलस्तीन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी तो इमरान खान साहब नहीं थे। क्यों नहीं थे? बताएं कौम को, कहाँ थे, किसके साथ बिजी थे, कौन सी मीटिंग थे? तो बात सारी है। और दूसरों के प्रोजेक्ट में तख्ती लगाना अगर किसी को सीखना है जालसाजी, तो ये इनसे सीखे। मेरा तो सवाल ये है निहाल भाई, मेरी बात तो वही आ गई, बात गुफ्तगू डेविएट कर गई है। जितने भी फिगर्स आ रहे हैं, फॉरेन रिजर्व्स के हों, चाहे वो आपके तरसीलात ज़र के हों, जीडीपी ग्रोथ के हों, रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आने के हों, यूरो बॉन्ड्स के हों, एक्सपोर्ट्स के हों, ये तमाम चीजें तो सामने हैं। अपने घर से तो कोई फिगर बना के नहीं ला रहा है ना। अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखना है तो आप नहीं समझते कि अब ये चेंजेस आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आएगा, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे हैं, कोई तरक्की को नहीं मान रहे आप। देखिए, जो कर्जे नवाज शरीफ साहब और उस पार्टी के दौर में, इसहाक डार साहब के दौर में 10 सालों में लिए गए थे, इन्होंने 2.5-3 साल में वो कर्जे ले लिए। आपकी हुकूमत ने कोई कर्ज नहीं लिया। इन्होंने तरक्की किया सिर्फ करप्शन में। नहीं, आपकी हुकूमत ने 2013 से 2015 के दरमियान कोई कर्ज नहीं लिया था। अरे, जो हमने कर्ज लिया था वो रोड पे नजर आता है, मैदानों में नजर आता है, अस्पतालों में नजर आता है, स्कूल में नजर आता है, कारखानों में नजर आता है, सड़कों पे नजर आता है, एयरपोर्ट पे नजर आता है, सीपोर्ट पे नजर आता है, सीपैक की शक्ल में नजर आता है। बात सारी है कि हमने जो लगाया लिया वो लगाए, देख लें आप, नजर आ रहा है। इन्होंने जो लिया वो कहाँ गया? हम तो ठीक है, चले मैं पूछ लूंगा ऑन साहब, आपके ऊपर सवाल ये कि जो आपने लिया वो गया का, मैं जरा बैरम में इन्होंने असीम तरक्की की है। आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है इंटरनेशनल डाटा कहता है कि पाकिस्तान करप्शन में तरक्की कर गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, इंटरनेशनल मॉनिटर्स हैं, इंटरनेशनल जो ये बड़ी बातें करते थे यूरोप के हवाले से, बर्तानिया के हवाले से, उनके फिगर्स में बयान कर रहा हूं, अपनी फिगर तो बता ही नहीं रहा हूं। चले मैं ऑन साहब से ये पूछ लूंगा, आज भूखे मर, मैं ऑन अब्बास साहब से ये वाली बात पूछ लूंगा कि जो बात आपने कही है कि आपने जो लिया वो नजर आता है, जो इन्होंने लिया वो कहां है। सेनेटर बैरमन तंगी साहब, आप भी मुझे बता दीजिएगा, जो बात, खैर आपने तो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर किसी भी हुकूमत को वक्त चाहिए, लेकिन अगर माशी अशारिये कोई दुरुस्त इंडिकेटर्स दे रहे हैं तो आवाम तक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आएगा, नजर आना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे बाद, तो कुछ तो स्पेस दें आप इन्हें। देखिए फरीद साहब, सबसे पहले मैं ये जो सीनेटर साहब बैठे हैं पीटीआई के, जो इमोशनल अटैचमेंट वाला सीनेटर साहब हैं, मैं इससे दो बातें करता हूं। अगर आप मुझे कहें कि झूठे पर लानत और झूठे के मुंह में हाथ, तो अगर मैं झूठा नहीं हूंगा तो मुझे क्यों माइंड करते, मैं अमीन कहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि झूठे पर लानत, एक दफा फिर इनको कह रहा हूं, ये प्रोटेस्ट जरूर करें, लेकिन झूठे पे लानत और झूठे के मुंह में हाथ, अगर ये झूठा नहीं है तो फिर इसको माइंड नहीं करना चाहिए। चले, आप भी सेनेटर, आप सेनेटर निहाल हाशमी साहब भी साबिक सेनेटर, ओन अब्बास साहब भी सेनेटर हैं और पार्लिमानी आप है, और मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम तनकीद कर लें, तनकीद बिल्कुल करें। फरीद साहब, मैं देखिए, मैंने कहा ना कि अगर मैं तनकीद करूं या निहाल हाशमी साहब तनकीद करें तो हम मुखालिफ पार्टी है। हम ये कह रहे कि जब ये लोग देखते हैं, अवाम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो अंदाजा लगाते हैं कि ये अरवान बाला के मेंबर से है, और ये जिस अंदाज से झूठ बोलते हैं, उनके घर पे बच्चों के लिए रोटी खाना नहीं है, उनके वालिदैन के लिए दवाई नहीं है, उनके करप्शन के बाद गर्म है, करवा परवरी गर्म है, लेकिन वो ये जब ये बातें सुनते हैं तो उनके मुंह से ये बातें निकलती है। अगर हम तनकीद करते हैं तो हम तो मुखालिफिन है, चलो इनकी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जहां तक फरीद साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम दुनिया में देखते हैं, इंडिकेटर्स की बात आप करते हैं, तो इंडिकेटर्स का इम्प्लीमेंटेशन जरूर आम आदमी की जिंदगी पे असर पड़ता है। ठीक है, अगर आप तरक्की किसी सेक्टर में करते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तरक्की करते हैं, आप जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन नीचे आएगी, और जब आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो उसका असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आम आदमी
सेनेटर बैरमन तंगी साहब, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के शोबे की बात की जाती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है, तो अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अगर ट्रैक्टर की पैदावार हो रही है, मोटरसाइकिलों की है, गाड़ियों की है, बाकी चीजों की है, तो उस इंडस्ट्री और शोबे से जुड़े अफराद के रोजगार में भी तो बेहतरी आएगी ना। कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है उससे जुड़े लोगों के रोजगार में तो बेहतरी आएगी ना। देखिए यही तो हम कहते हैं ना कि इस वक्त आप ऐसा करें कि आप एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के पास चले जाएं, आप एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के पास चले जाएं, जो एक्सपोर्ट करता है उनकी आज कारखाने बंद हो चुके हैं, इसलिए कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो आलमी मेयार के साथ वो जोड़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर सपोज इंडियन फाउंडेशन आप बनाते हैं और उसकी जो कास्ट आती है पाकिस्तान में, फिर आप दूसरे कंट्रीज में आप उसको कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर आपकी लेबर कास्ट, यहाँ पर आपकी गैस कास्ट, यहाँ पर आपकी बिजली कास्ट, यहाँ पर इनकम टैक्स, यहाँ पर सेल्स टैक्स, तो ये सब चीजें असर करते हैं आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज पे। मैं समझता हूं कि अगर आज ये इमरान कहते हैं कि इस फाइनेंस मिनिस्टर के वक्त में हमने तरक्की की, तो इसने असद उमर के बारे में भी कहा था, इसने हफीज शेख के बारे में वक्त में भी कहा था, इसने आज भी कह रहे। ये मैं समझता हूं कि ये वो पैक प्राइम मिनिस्टर है, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जिसने अपने अपोजिशन के वक्त जो स्पीचेस रिकॉर्ड थे उनसे कुछ नहीं सीखा। आज वो स्पीचेस हम सुन रहे तो हमें दुख होता है कि ये इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस है, लेकिन उनको की ये सोच नहीं है कि मैंने क्या बोला है, मैंने क्या कहा है, मैंने क्या कमिटमेंट किए हैं, मैंने क्या वादे किए, और आज मैंने अवाम की जिंदगी के साथ कौन से सेक्टर में नहीं किया। राइट सेनेटर साहब, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। और अब्बास साहब, आपने सेनेटर बैरमन तंगी साहब की बात सुनी है, इसी चीज को लेकर मैं आपकी तरफ आऊंगा जरा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मानने को तो ऑपोजिशन तैयार नहीं है, आप जो कुछ भी कर ले, तो अब करेंगे क्या? क्योंकि यही वजीर आजम साहब है जिन्होंने शुरू में असद उमर साहब के लिए जो सेनेटर साहब कह रहे थे, इसी तरीके से हफीज शेख साहब के लिए, और अब शौकत तरीन साहब भी हैं। तो क्या हम समझते हैं कि शौकत तरीन साहब कोई जादू की छड़ी घुमा देंगे? देखिए, शौकत तरीन साहब या हफीज शेख साहब या असद उमर साहब के कहने से कुछ नहीं होना। चीजें खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के ट्रैक पे चल। देखिए, मैं 100 चीजें कहना शुरू कर दूं, जब तक फिगर्स बोलना शुरू कर दे, फिगर्स को डिनाई कोई नहीं कर सकता। जैसे कि निहाल हाशमी साहब फरमा रहे थे कि जी इतना सारा जो लोन है, लोन बड़ा कर दिया। अब फिर से पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में आ गया। $1 अरब हर महीने हमारा सरप्लस आना शुरू हो गया। मैं एक बात पूछ लूं आपसे, सिर्फ आप बात करें। आप कह रहे फिगर्स को डिनाइल। जब इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे और जो फिगर्स वो देते थे, इसका मतलब है कि जो वो फिगर्स देते थे तब बिल्कुल ठीक फिगर्स होती थी उनके दौर में। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। मैं जो आपको पॉइंट कहना चाहता हूं कि चीजें ऑटोमेटिकली, देखिए, जब लीडर का या गवर्नमेंट का विजन सीधा हो, उनको अपने ड्राइव का पता हो कि मुल्क को ले जाना किसे, चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। मैं सिंपल अगर ये कहना शुरू कर दूं कि पाकिस्तान 4% ग्रोथ के साथ 2026 में जाके इस वक्त इंडिया के मुकाबले की इकॉनमी तकरीबन हमारा नंबर 2, अगर इंडिया, मैं रीजन की बात कर रहा हूं, हम उसके पिक्चर को नीचे आना शुरू हो जा रहे हैं। ये कभी भी इसको मान नहीं सकेंगे। इश्यूज ये है कि मुल्क खड़ा होना अपने पांव पे शुरू हो चुका है। मैं सिर्फ अगर एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल को सिर्फ माइनस भी कर दूं, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अपने पांव पे खड़ा हो, फरीद भाई यकीन जानिए 2023 में यही किसान जो है ना पाकिस्तान का, ये राइट ऑन अब्बास साहब, तंगी को समझ जाएगी। ठीक है निहाल साहब, 2026 के फिगर प्रोजेक्टेड कर रहे हैं ऑन साहब कि इसी तरीके से अगर हुआ तो हमारी सेकंड विद इन इंडिया इस रीजन के हवाले से हम सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। क्या ख्वाब देखना बुरा तो नहीं है? देखिए फरीद, आप एक सीरियस प्रोग्राम करते थे, मगर आज आपने मुझे बड़ा हंसाया है। काफी अच्छे अच्छे लतीफे हमने हबीब अकरम के हवाले से और बात के हवाले से सुना। 2023 हो, 2026 हो गए, जब नहीं ख्वाब देखना बुराई थोड़ी है। प्रोजेक्टेड अगर कर रहे हैं और कोशिश अगर कर रहे हैं तो बुराई थोड़ी है उसमें। एक तो आप सरकारी बन गए यार, आप हमें बीच में बोल ही नहीं देते, बुलडोज कर देते हैं हुकूमत की तरफ। बात सारी ये है कि जनाबे वाला दादा मरेंगे तो बैल बटेंगे। आज हम भूखे मर रहे हैं। 2023 जो हाल आज का है वही हाल अगर ये रहे तो 2026 में भी होगा, 23 में भी होगा, 22 में भी होगा, 24 में भी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की अच्छी खासी चलती हुई मईशत 5.8 पे जो छोड़ के गए थे इसहाक डार साहब,
उसका बट्टा बैठा। लेकिन वो तो कॉस्मेटिक्स और ये हर रोज थी। झूठ ये कहा बोलते हैं, जाता है कि इंटेलिजेंट जो करते हैं। आप लोगों ने किया था वो कॉस्मेटिक्स था, बबल इकोनॉमी थी वो। ये करके दिखा दें बबल इकोनॉमी। अगर इनके बस में, इनको बबल इकोनॉमी भी नहीं आता। एक चीज आता है इन्हें, करप्शन, करप्शन और करप्शन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता इन्हें। जी सेनेटर साहब, फरीद भाई, मैं सिर्फ आखिरी चीज ऐड कर दूं निहाल साहब को, सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए, जिस वक्त हुकूमत संभाली थी ना सर, 4 अरब डॉलर के रिजर्व थे, आज अप्रैल में 20 अरब डॉलर तक पहुंचे थे। आज 15.5 अरब डॉलर के रिजर्व सिर्फ इस वजह से है कि हमने पिछले 1.5 माह में 4.5 अरब डॉलर इनका जो इन्होंने लोन दी वो वापस रिटर्न भी किए हैं। यानी कि आप सोचिए कि किस जगह से इकोनॉमी उठ के कहां पे आई खड़ी है। और मेरे भाई जो टेप रिकॉर्डर है, वो जो आटे और चीनी और घी है, आज जगह पे बैरमन तंगी साहब, व्हाट इज योर प्रोजेक्शन? आप क्या देख रहे हैं 2023 तक? ऑन साहब इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। देखिए फरीद साहब, मैं फिर अगर बात करूं तो फिर ऑन साहब नाराज हो जाएंगे और ये सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फरीद साहब आप ऐसा करें कि आप, मैं और ये ऑन साहब और हाशमी साहब किसी बाजार में चले जाएंगे। चलते हैं सर, इस्लामाबाद में प्लान कर लेते हैं। टाइम रख लें, आप टाइम रख लें, वक्त रख लिए, मैं ताबेदार तैयार, हर वक्त ऑन साहब से टाइम ले लें। किसी भी बाजार में जाके आप 100 बंदों से पूछ लें, अगर 100 में से 2 बंदों ने कहा कि ये हुकूमत सही है, मैं उनके साथ हूँ। चले निहाल साहब, आप भी फिर आ जाए, एक साथ ही चलते हैं इस्लामाबाद के बाजारों में इंशाल्लाह। हम तैयार हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका ऑन अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। निहाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर बैरमन तंगी साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रीज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।